इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे किस प्रकार से हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अब किसको राइट बोलेंगे, किसको लेफ्ट बोलेंगे। अगर आप लेक्चर को इस प्रकार से देख रहे हो तो आपका राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा, लेकिन हम लोग डायग्राम जो बनाते हैं वो हम लोग हमेशा इस प्रकार से बनाते हैं। हमारे शरीर में जितने भी आर्टरी प्रेजेंट है, सबसे बड़ा आर्टरी यही होता है जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे टिश्यूज तक पहुंचाता है, और इस आर्टरी का नाम है। अब देखो, इस पाथवे को ध्यान रखने के लिए एक पॉइंट है जो अपने दिमाग में डाल लो। ये बीच में समझ लो हम मोटर लगा दिए हैं, जो अगर ऑक्सीजन को बॉडी के सेल्स तक पहुंचाना है तो इस मोटर से क्रॉस करके ही बॉडी के सेल्स तक पहुंचेंगे, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हमको बॉडी से बाहर निकालना है तो सबसे पहले इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ब्लड के थ्रू हमारे हार्ट में डालेंगे, फिर ये हार्ट से लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से बाहर फेंका जाएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ट्विंकल और आज हम लोग ह्यूमन हार्ट का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स और टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड हमारे शरीर में किस प्रकार से सर्कुलेट होता है और टाइप्स ऑफ हार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है फ्लो ऑफ ब्लड इन ह्यूमंस, यानी कि ब्लड का बहाव हमारे शरीर में किस प्रकार से होता है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो, हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, किडनी के सेल्स, लीवर के सेल्स, स्टमक के सेल्स, अलग अलग प्रकार के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और हर अलग अलग प्रकार के सेल्स का फंक्शन भी अलग अलग होता है। जैसे कि किडनी के सेल्स का काम होता है एक्सक्रीशन करना, एक्सक्रीशन मतलब कि वेस्टफुल सब्सटेंस को बॉडी से एलिमिनेट करना। लीवर के सेल्स का फंक्शन होता है बाइल बनाना। स्टमक के सेल्स का फंक्शन होता है डाइजेशन में हेल्प करना। तो बॉडी के हर एक सेल्स का फंक्शन अलग अलग होता है, यानी कि हर एक बॉडी के सेल्स कुछ ना कुछ फंक्शन कर रहे होते हैं। अब देखो, कोई भी सिस्टम अगर काम करता है ना तो उसे एनर्जी प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे बॉडी के सेल्स अगर काम कर रहे हैं तो उन्हें एनर्जी देने की ज़रूरत है। अब हमारे सेल्स को एनर्जी कैसे मिलेगा? जो हम खाना खाते हैं उसी से हमारे बॉडी के सेल्स को एनर्जी मिलता है। हम लोग क्या खाते हैं? हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देता है, और उस सिंपल फूड को हम ब्लड में डाल देते हैं, और ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट होके हमारे बॉडी के हर एक सेल्स तक खाना को पहुंचा देता है। यानी कि खाना को शरीर में सर्कुलेट करने का काम हमने ब्लड को दे रखा है। लेट सपोज करो कि ये जो बॉडी के सेल्स है इनको हमारे ब्लड ने खाना पहुंचा दिया है, यानी कि इनके अंदर ग्लूकोज पहुंच चुका है। अब ग्लूकोज जैसा सिंपल फूड इसके अंदर जाने के बाद क्या करेगा? ग्लूकोज का हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। इन सेल्स के अंदर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है ना, ग्लूकोज को हम लोग फर्दर और ब्रेक डाउन कर करके उससे एनर्जी निकालते हैं। तो एनर्जी बनता कैसे है सेल्स के अंदर? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके। यहाँ तक क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? अब देखो, जो हम लोग ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं सेल्स के अंदर, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं। तो ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग ब्रेकडाउन करते हैं और एनर्जी बनाते हैं, और उन एनर्जीज को यूज़ करके हमारे बॉडी के सेल्स अपना अपना काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ब्लड ने जैसे हमारे सेल्स तक ग्लूकोज पहुँचाया, उस ग्लूकोज का हम यहाँ पे रिएक्शन को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, उस ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है। उससे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ढेर सारा एनर्जी बनता है। ठीक है, अब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारे सेल्स ब्रेक डाउन करती है और एनर्जी बनाते हैं, और इस एनर्जी को हमारे बॉडी के सेल्स यूज़ करती है। अब इस प्रोसेस के दौरान हमारे बॉडी के अंदर बहुत हार्मफुल गैस बनती है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैस अगर हमारे सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट होने लगे तो बहुत हानिकारक होता है। यानी कि वो बहुत, अगर ज़्यादा अमाउंट में एक्यूमुलेट होने लगे तो वो बहुत टॉक्सिसिटी पैदा करता है हमारे सेल्स के अंदर। तो हम चाहते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपने बॉडी से एलिमिनेट करें, यानी कि हम अपने बॉडी के सेल्स से उसको एलिमिनेट करें। तो हम यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं, इस ग्लूकोज को हमारे बॉडी के सेल्स तक किसने पहुँचाया था? ब्लड ने। उसी प्रकार से गैस को भी, यानी कि ऑक्सीजन गैस को भी हमारे बॉडी के सेल्स तक ब्लड ही पहुँचाता है। ठीक है, और जो हार्मफुल गैस बना है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी के सेल्स से उठा के फेंकने का काम भी ब्लड करता है। तो देख रहे हो ब्लड कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। फूड को बॉडी के सेल्स तक पहुंचा भी रहा है, गैस को भी पहुंचा रहा है, और जो हार्मफुल गैस है उसको इन सेल्स से बाहर भी निकाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे बॉडी के सेल्स तक कैसे आया था? ब्लड के थ्रू आया था। और हम आपको पिछले क्लास में बताए थे, जिस ब्लड में ऑक्सीजन
ऑक्सीजन बह के आता है उस ब्लड को हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। यानी कि जिस ब्लड में भर भर के ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उस ब्लड को हम क्या बोले थे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोले थे। अब लेट सपोज करो ये वो ब्लड वेसल है जिसके अंदर जो ब्लड बह रहा है उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन लेके जो ब्लड आता है उस ब्लड को हम क्या बोलते हैं? उस ब्लड को हम लोग आर्टरी बोलते हैं। ये हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया था। तो इस ब्लड को हम लोग आर्टरी बोल रहे हैं, ठीक है। इस ब्लड को हम लोग आर्टरी बोल रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है? इसमें ऑक्सीजन भर भर के आ रहा है। अब देखो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो आर्टरी आता है ना, ये फर्दर बाद में जाके कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है। क्यों डिवाइड होता है? क्योंकि देखो बेसिकली ये जो सेल्स प्रेजेंट है ये तो हमारे ऑर्गन्स में ही प्रेजेंट है। यानी कि हम स्टमक के सेल्स का अगर एग्जांपल ले, लेट सपोज करो ये स्टमक का सेल्स है जिसे खाने की नीड है, तो इन स्टमक के सेल्स के अंदर ये मोटा मोटा कैपिलरी नहीं जाता। ये जो मोटा मोटा कैपिलरी होता है ये स्टमक के सेल्स के अंदर नहीं जाता। ये कैपिलरी छोटे छोटे फाइन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं जिन्हें हम कैपिलरीज बोलते हैं। ये आर्टरी पतले पतले ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं जिन्हें हम कैपिलरी बोलते हैं। यानी कि जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर मोटे मोटे आर्टरीज नहीं जाते, उनके अंदर पतले पतले ट्यूब जाते हैं जो ऑक्सीजन को कैरी करके जाते हैं। यानी कि जो पतले पतले ट्यूब्स है ना, ये ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुंचाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो इस ब्लड में ऑक्सीजन भर भर के प्रेजेंट है तो इसको हम लोग रेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। रेड ये शो कर रहा है कि इस ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो अब ये ब्लड कहाँ गया? ब्लड गया कैपिलरीज में। और अगर ब्लड गया कैपिलरीज में तो वो ऑक्सीजन को लेके गया। अब ये ऑक्सीजन जो कैपिलरीज के अंदर गया है, इनसे ये ऑक्सीजन यहाँ पे चल जाता है, यानी कि बॉडी के सेल्स तक चल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि ऑक्सीजन का यहाँ पर जाना, यानी कि ऑक्सीजन का बॉडी के सेल्स के अंदर जाना एक प्रोसेस के थ्रू जाता है। उस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन मतलब होता है किसी भी चीज़ का अपने ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ मूव करना। ऑक्सीजन का अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा। और इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर जिनके अंदर ऑक्सीजन बहुत भर भर के प्रेजेंट है, इनके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो ये ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ चल जाती है डिफ्यूजन प्रोसेस से। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि गैसेस का मूवमेंट हमारे शरीर में डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अब ध्यान रखना कि ऑक्सीजन जो ब्लड कैपिलरीज से मूव करके हमारे बॉडी के सेल्स में जा रही है वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जा रही है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया? अब देखो अब यहाँ पे इन बॉडी के सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन चुका है, क्योंकि यह प्रोसेस लगातार हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर चल रहे होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इन सेल्स के अंदर ज़्यादा अमाउंट में बन जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इन सेल्स के पास ज़्यादा है और इस ब्लड कैपिलरी के अंदर कम है, क्योंकि ये जो ब्लड कैपिलरी आया है ये तो ऑक्सीजन को लेके आया है। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ मूव करती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो यहाँ पे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन चुका है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड मूव करके हमारे कैपिलरीज में चल जाती हैं। किस में चल जाती है? कैपिलरीज में। और ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और ऑक्सीजन कम अमाउंट में प्रेजेंट है, वैसा ब्लड को हम लोग वेन बोलते हैं। वैसा ब्लड वेसल्स को हम लोग वेन बोलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के सेल्स से इन कैपिलरीज के अंदर जाती है, ठीक है। हम यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको, इन कैपिलरीज के अंदर जाती हैं। और ऐसा ब्लड को हम लोग ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब देखो इस ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और ऑक्सीजन बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ मूव कर गया है, ठीक है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ ब्लड हमारे हार्ट में जाता है। किस में जाता है? हमारे हार्ट में जाता है। तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ जो ब्लड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम वेन बोलते हैं। तो इस ब्लड वेसल को, एक मिनट, तो इस ब्लड वेसल को जिसके अंदर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, उस ब्लड वेसल को हम वेन बोलेंगे। अभी इसका क्या नाम है एग्जैक्टली वो आप घबराओ मत, हम आपको हर एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करते हुए चलेंगे। आपको टेंशन की कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे हर एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। देखो यहाँ से जो ब्लड जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ ब्लड जाएगा और वैसे ब्लड वेसल्स को हम लोग वेन बोलेंगे और वैसे ब्लड को हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और ये जो ब्लड आ रहा है जिसमें ऑक्सीजन
अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। और इस ब्लड वेसल को, ये जो पाइप है, इसको हम लोग आर्टरी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना कि इन सेल्स के अंदर ये जो प्रोसेस चल रही है, ये जो रिएक्शंस है, ये हमारे सेल्स के अंदर ही चलती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन से हमारे बॉडी के सेल्स में क्या बने, कार्बन डाइऑक्साइड बने, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ट्रांसफर कर दिए ब्लड वेसल्स में बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये भी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन हुआ, ये भी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन हुआ। ठीक है ना, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखो, अब ये जो वेन है, इसको ड्रेन कर देंगे कहाँ पे, हम लोग हार्ट में ड्रेन कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे हार्ट का स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। हार्ट के स्ट्रक्चर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे थर्ड पार्ट में। यहाँ पे हम इस प्रकार से बना रहे हैं, लेकिन हमारा हार्ट इस तरह से नहीं होता है। हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर हम आपको थर्ड लेक्चर में बताएंगे। यहाँ पे बस इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो, ह्यूमन हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं, टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर्स को हम एट्रियम या फिर ऑरिकल बोलते हैं। तो ऊपर वाले जो चैम्बर्स हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, एट्रियम। यहाँ पे हम लिख देते हैं साइड में, आप लिख लेना। ठीक है, एट्रियम या फिर ऑरिकल बोलते हैं। अब किसको राइट बोलेंगे, किसको लेफ्ट बोलेंगे? अगर आप लेक्चर को इस प्रकार से देख रहे हो तो आपका राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। लेकिन हम लोग डायग्राम जो बनाते हैं वो हम लोग हमेशा इस प्रकार से बनाते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं। तो हमारा राइट कौन सा हो गया, ये, और लेफ्ट कौन सा हो गया, ये। तो इस प्रकार से अगर हम बनाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड होगा, ये हमारा लेफ्ट साइड होगा, और ये कौन सा होगा, राइट साइड होगा। तो बायोलॉजी में जितने भी डायग्राम्स होते हैं ना, वो सारे इस प्रकार से बने हुए होते हैं। और आप पढ़ते कैसे हो, इस प्रकार से, लेकिन बने हुए कैसे होते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया। और ऊपर वाले चैम्बर्स को हम क्या बोले, एट्रियम बोलते हैं। यानी कि ये लेफ्ट एट्रियम हो गया और ये राइट एट्रियम हो गया। ठीक है, अब नीचे के जो 2 चैम्बर्स है वो एट्रियम से बड़े साइज में होते हैं। ऊपर वाले जो चैम्बर्स है वो कंपैरेटिवली छोटे होते हैं और नीचे वाले चैम्बर्स बड़े होते हैं। और इन चैम्बर्स को हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये जो नीचे के 2 चैम्बर्स है उन्हें हम वेंट्रिकल बोल रहे हैं। ये राइट साइड में होगा इसलिए हम लोग इसको राइट वेंट्रिकल बोलेंगे, और ये लेफ्ट साइड में इसलिए इसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोल रहे हैं। तो देखो, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ ब्लड है जिसको वेन लेके आ रहा है, इसको हम लोग अपने हार्ट के राइट चैम्बर में लाके पटक देते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ ब्लड को हम लोग राइट एट्रियम में लाके डाल दे रहे हैं। ठीक है, अब इस राइट एट्रियम से ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में फ्लो करता है। अब इस राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में फ्लो हुआ। डीऑक्सीजनेटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट है और ऑक्सीजन का अमाउंट कम है। ऐसे ब्लड को क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, यहाँ पे आपको जल्दी से बता दिए। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में फ्लो करते हैं, और इस राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करके जाते हैं हमारे लंग्स में। ठीक है, फ्लो करके कहाँ जा रहे हैं, हमारे लंग्स में जा रहे हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे हम लोग राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके गए, हमारे लंग्स में लेके गए। अब देखो, लंग्स में बहुत सारे छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम एल्वेलाई बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाए थे, या फिर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके वहाँ से लेक्चर देख सकते हो। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था कि हमारे लंग्स के अंदर बहुत छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम एल्वेलाई बोलते हैं। तो जब हम लोग सांस लेते हैं ना, तो वो जो एयर है वो हमारे एल्वेलाई तक पहुंचती है। तो यहाँ पे हम लोग जो बनाए हैं ये बेसिकली एल्वेलाई है। ठीक है, ये एल्वेलाई है जो कि हमारे लंग्स का पार्ट है। ध्यान रखना, ये एल्वेलाई लंग्स का पार्ट होता है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, ये पार्ट ऑफ लंग्स है। ठीक है, अब क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हमारे लंग्स तक पहुंचा है, अब देखो यहाँ पर भी जो प्रोसेस चलता है उसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड भर भर के प्रेजेंट है, इस ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भर भर के प्रेजेंट है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट हमारे इस ब्लड वेसल में ज़्यादा है और इस लंग्स वाले पार्ट में कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वहाँ से कम अमाउंट की तरफ मूव कर जाएगा। ध्यान से हर एक बातों को सुनना। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट था और ये कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ ब्लड हमारे लंग्स तक पहुँचता है और इस लंग्स में जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो हमारे एल्वेलाई तक मिल जाएगा।
तो सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट एल्वेलाई होते हैं उनके अंदर चले जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से कहाँ चला गया? लंग्स के अंदर चला गया। अब देखो, जब हम लोग सांस लिए तो ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन कहाँ गया? हमारे लंग्स के अंदर गया। लंग्स के अंदर जो एल्वेलाई है उनके अंदर ऑक्सीजन गया। तो अब देखो, ऑक्सीजन यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड में ज़्यादा था, ऑक्सीजन इस जगह पे ज़्यादा है। अब इस एल्वेलाई के अंदर जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है और इस ब्लड वेसल के अंदर जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है, अब ये ऑक्सीजन डिफ्यूजन प्रोसेस से हमारे ब्लड वेसल्स में चला जाता है, ठीक है। तो जो हम सांस लिए वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंचने के बाद हमारे ब्लड वेसल्स में चला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो ध्यान रखना, अब ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड वेसल में पास हो जाएगा। जितने भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एल्वेलाई में आए हैं वो सारे के सारे हमारे ब्लड वेसल्स में पास हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ आया बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ गया बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब देखो, अब ये जो ब्लड वेसल है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ से तो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड सारा का सारा यहाँ पास हो गया, लंग्स में चला गया, और ऑक्सीजन जो था वो सारा का सारा यहाँ पे आ गया, इस जगह पे चला गया, ठीक है। अब देखो, ये जो ब्लड वेसल है ये हम अपने हार्ट तक लाते हैं। अब ये जो ब्लड वेसल जिसमें हमने ऑक्सीजन डाला है, पूरा का पूरा डाला है ऑक्सीजन, ये ब्लड को हम क्या बोलेंगे? अब हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखा आपने किस प्रकार से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के हमारे लंग्स में गया और ऑक्सीजन हमारे इस ब्लड में डाल दिया गया। अब इस ब्लड को हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में इसमें पहुंच चुका है। अब इस ब्लड को क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे? रेड से रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब ये ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है। किस में आता है? लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड कहाँ मूव करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में मूव करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में मूव करेगा, ठीक है ना। तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। यानी कि ये जो ब्लड वेसल है ये बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल से आया हुआ ब्लड वेसल है। अब देखो, अब पूरा सब चीज़ों को हम रिलेट करके एक बार बता रहे हैं। देखो, अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से पूरा पाथवे को फिर से पढ़ते हैं। यहाँ पे आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी के थ्रू जाता है हमारे बॉडी के हर एक सेल्स तक। तो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल आर्टरी होता है, और ये सबसे बड़ा आर्टरी होता है। और इस आर्टरी का नाम है एरोटा। इस आर्टरी का नाम है एरोटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि एरोटा का फंक्शन क्या होता है। एरोटा का फंक्शन होता है हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे टिश्यूज तक पहुंचाना। एरोटा के बारे में दो चीज़ लिख लो कि एरोटा लार्जेस्ट आर्टरी होता है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू बॉडी टिश्यूज। ये दोनों पॉइंट लिख लेना, इससे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। अब इन एरोटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? ब्लड कैपिलरीज में गया। तो इसको लिख लो कि ये ब्लड कैपिलरी है, ठीक है। अब इन ब्लड कैपिलरी से ऑक्सीजन कहाँ गया? हमारे बॉडी के सेल्स में गया। अब इन टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड बनते रहता है हमेशा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिर वापस से डिफ्यूजन होगा इन कैपिलरीज में, और इन कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ेगा, और इन कैपिलरीज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ मूव करेगा? वेन में मूव करेगा। तो ऐसा ब्लड वेसल जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग वेन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? वेन बोलते हैं। अब इस वेन का नाम है, वेन तो है लेकिन इस वेन का नाम है, इसको हम लोग वेना केवा बोलते हैं। तो वेना केवा के बारे में दो चीज़ याद रखना। सबसे पहला पॉइंट कि ये लार्जेस्ट वेन कहलाता है, ये एरोटा लार्जेस्ट आर्टरी और ये वेना केवा लार्जेस्ट वेन कहलाता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये लार्जेस्ट वेन कहलाता है, और दूसरा पॉइंट ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। हम डीऑक्सीजनेटेड को इस प्रकार से लिख रहे हैं, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम टिश्यू टू राइट एट्रियम, ठीक है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यू से लेके राइट एट्रियम में डाल देता है। राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। इस राइट वेंट्रिकल से जाएगा फिर लंग्स में जाएगा, लंग्स के एल्वोलाई तक जाएगा, और
इस राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाने का काम पल्मोनरी आर्टरी का होता है। किसका होता है? पल्मोनरी आर्टरी का। अब यही सबसे बड़ा एक्सेप्शन कहलाता है, इसको ही हम बोलते हैं कि भैया ये बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, क्योंकि आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है ना। आप देख सकते हो ये लार्जेस्ट आर्टरी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, और जनरली आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करते हैं। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। कहाँ से? राइट एट्रियम से लंग्स तक। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट के राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। अब देखो, अब जो ब्लड वेसल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे, उस ब्लड वेसल को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन। अब ये भी एक एक्सेप्शन में आ गया भैया, पहले लिख लेते हैं। अब देखो ये पल्मोनरी वेन भी एक एक्सेप्शन में आ गया। कैसे? वेन जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कैरी कर रहे हैं? तो ये दोनों ब्लड वेसल एक्सेप्शन में आते हैं। कौन कौन से? पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। तो आप यहाँ पे लिखो पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम। ध्यान रखना, लेफ्ट एट्रियम किसका है? हार्ट का है, ठीक है ना। तो पल्मोनरी वेन क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेके लेफ्ट एट्रियम में पहुंचाता है। तो चारों ब्लड वेसल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इन ब्लड वेसल्स से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत बार। तो इन ब्लड वेसल्स को ध्यान रखना। एक चीज़ आप ध्यान रखोगे तो आर्टरी वेन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या? जो ब्लड वेसल हमारे हार्ट से दूर जाते हैं यानी कि अवे जाते हैं, वो हमेशा आर्टरी होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कहीं पे लिख लो कि हमारे हार्ट से जो ब्लड वेसल ब्लड को दूर लेके जाते हैं वो हमेशा आर्टरी होते हैं। अगर इस बात को आप ध्यान रखोगे तो आपको कोई भी एक्सेप्शन ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये हमारा हार्ट है, अब ब्लड को कौन दूर लेके जा रहा है? कौन दूर लेके जा रहा है? ये जो ब्लड वेसल है ये तो लेके आ रहा है भैया, इसका डायरेक्शन ये होना चाहिए ना, ये ब्लड को लेके आ रहा है। तो दूर कौन लेके जा रहा है? ये वाला ब्लड वेसल, ये ब्लड को दूर लेके जा रहा है, दूर लेके जा रहा है। तो जो ब्लड वेसल हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाता है वो हमेशा आर्टरी होता है। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड वेसल ब्लड को दूर लेके जा रहा है, तो ये है आर्टरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लेके आ रहा है तो ये आर्टरी नहीं है, लेके आ रहा है हमारे हार्ट में, लेके आ रहा है ये, तो ये आर्टरी नहीं है, ये दूर लेके जा रहा है। ये पूरे ब्लड को सप्लाई करने जा रहा है ना, ये पूरे शरीर को सप्लाई करने जा रहा है ना, तो ये दूर लेके जा रहा है, तो ये आर्टरी है, समझे। जो अवे फ्रॉम द हार्ट है वो आर्टरी है। तो इस चीज़ को आप कहीं पे लिख लो, अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट क्या होती है? आर्टरी होती है हमेशा। अगर इस चीज़ को आप ध्यान रख लोगे ना तो आपको कोई भी एक्सेप्शन ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अवे फ्रॉम द हार्ट आर्टरी, जो हमारे हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाती है वो हमेशा क्या होती है? आर्टरी होती है। जैसे कि यहाँ पे देख लो और यहाँ पे देख लो, पल्मोनरी आर्टरी देख लो, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे दो सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है। सबसे पहला, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड गया बॉडी टिश्यूज में, बॉडी टिश्यू से फिर ब्लड आया राइट एट्रियम में, तो ये एक सर्कुलेशन हुआ, ये एक सर्कुलेशन हुआ ना। ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया? बॉडी टिश्यूज में गया, बॉडी टिश्यू फिर कहाँ गया? हार्ट में आया, तो ये एक सर्कुलेशन आपको दिखा। और दूसरा सर्कुलेशन राइट वेंट्रिकल से लेके ब्लड को लंग्स तक ले जाना और लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लेफ्ट एट्रियम में लाना, ये दूसरा सर्कुलेशन हो गया, ये दूसरा सर्कुलेशन। तो एक सर्कुलेशन ये और दूसरा सर्कुलेशन ये दो अलग अलग प्रकार के सर्कुलेशन हम में देखने को मिलते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि ह्यूमंस में डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ह्यूमंस में डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, लिख लेना कहीं पे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से कि ह्यूमंस में जो सर्कुलेशन देखने को मिलता है वो सिंगल होता है, डबल होता है, ये कैसा होता है? तो आप बोला डबल सर्कुलेशन होता है। आपको पूछेगा क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में दो अलग अलग पाथवेज चल रही होती है, एक ये और एक ये, ठीक है ना। अब देखो इस पाथवे को ध्यान रखने के लिए एक पॉइंट है जो अपने दिमाग में डाल लो। क्या?
हमारे बॉडी के टिश्यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड बना रही थी, ठीक है। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे बॉडी के टिश्यूज़ बनाती है ना, इसे ही हम अपने एक्सहेलेशन के थ्रू निकालते हैं। यानी कि जब हम सांस छोड़ते हैं, इनहेल करके जब सांस को छोड़ते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, वो यही कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो हमारे बॉडी के टिश्यूज़ में बन रहे होते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हमारे टिश्यूज़ के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं, यही कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं, क्योंकि यही कार्बन डाइऑक्साइड को तो हमारा ब्लड हमारे लंग्स तक पहुंचाया है ना, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में पहुंचने के बाद यही तो बॉडी से बाहर निकलते हैं, यही बॉडी से बाहर निकलते हैं। अब ध्यान से सुनो, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है इसको कहाँ ले जाना है? लंग्स तक ले जाना है। अब यहाँ पे एक बीच में हम पंप लगा दिए हैं, ये पंप ही है जो सारा काम करता है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले इस पंप में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, फिर ये पंप वापस से इसको लंग्स में ले जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाएगा बॉडी से बाहर? इसको पहले हम लोग मोटर में डालेंगे, फिर मोटर से बाहर फेंकेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले जाएगा हमारे हर्ट में, फिर हर्ट से कहाँ जाएगा? लंग्स से बाहर फेंका जाएगा। हम जो सांस लिए हैं, जो ऑक्सीजन इनहेल किए हैं, उस ऑक्सीजन का ज़रूरत हमारे बॉडी के सेल्स में होता है, क्योंकि उस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही हम अपने खाना को ब्रेक डाउन करके एनर्जी निकालते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। देखो, इस ग्लूकोज को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन का नीड यहीं पे होता है हमारे शरीर में, ठीक है ना। तो इस ऑक्सीजन, तो जो ऑक्सीजन हम लोग इनहेल किए हैं वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। लंग्स से फिर मोटर में जाएगा। मोटर बीच में आएगा ही। मोटर क्या है? हमारा दिल है, हमारा हार्ट मोटर है जो ब्लड को पंप करता है, जो ब्लड को पंप करता है। तो पहले ऑक्सीजन को हम मोटर में ट्रांसफ़र करेंगे, किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। तो ब्लड के थ्रू मोटर में गया। अब ये मोटर इतना कस के पंप करेगा कि फिर ये ब्लड हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो मोटर में ब्लड ट्रांसफ़र होगा ही, चाहे आप कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचाओ या फिर लंग्स से ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के टिश्यूज़ तक लेके आओ। ये बीच में समझ लो हम मोटर लगा दिए हैं, जो अगर ऑक्सीजन को बॉडी के सेल्स तक पहुंचाना है तो इस मोटर से क्रॉस करके ही बॉडी के सेल्स तक पहुंचेंगे। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हमको बॉडी से बाहर निकाला है तो सबसे पहले इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ब्लड के थ्रू हमारे हार्ट में डालेंगे, फिर ये हार्ट से लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से बाहर फेंका जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब हम लोग ऐसा करते क्यों हैं? हार्ट में हम लोग ब्लड को क्यों डालते हैं? डायरेक्ट क्यों नहीं लेते? यहाँ से लंग्स से लेके डायरेक्ट हम लोग बॉडी के सेल्स तक डाल देते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि बेसिकली ये जो ऑक्सीजन आया है इसको हमारे बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुँचना है। तो एक डिवाइस होना चाहिए जो ब्लड को कस के पंप करे, जो ब्लड को कस के पंप करे और बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुँचाए, ठीक है ना। तो बीच में एक मोटर लगाना जरूरी है जो ब्लड को कस के पंप करे और बॉडी के हर एक पार्ट्स तक पहुंचाए, ठीक है। इसीलिए हम लोग बीच में पंप लगाए हैं जो ब्लड को लगातार पंप करते रहता है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखो, हम लोग यहाँ से टाइप्स ऑफ हार्ट पढ़ने जा रहे हैं। देखो, पिछले लेक्चर में हमने देखा था जो फाइलम कोर्डेटा था, फाइलम कोर्डेटा, इसको हमने सब फाइलम में डिवाइड किया था, सब फाइलम में डिवाइड किया था वर्टिब्रेटा में, ठीक है। ये सारा चीज़ हम आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। वर्टिब्रेटा में 5 ग्रुप ऑफ एनिमल्स आते हैं। सबसे पहला आता है तुम्हारा फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ हार्ट पढ़ रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ हार्ट हम लोग वर्टिब्रेटा में देखने वाले हैं, यानी कि वर्टिब्रेट्स में देखने वाले हैं कि किस किस प्रकार का हार्ट देखने को मिलता है। तो हम लोग किस में देखेंगे टाइप्स ऑफ हार्ट? इन फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है। तो ये 5 ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर आता है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ हार्ट। तो टाइप्स ऑफ हार्ट में सबसे पहला टाइप होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट, 2 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। 2 चैम्बर्ड हार्ट, तो ये किस में देखने को मिलता है? सबसे पहला पॉइंट, ये देखने को मिलता है फिशेस में, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये 2 चैम्बर में एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है, यानी कि एक छोटा वाला चैम्बर, एक बड़ा वाला चैम्बर प्रेजेंट होता है। एक एट्रियम प्लस एक वेंट्रिकल, ठीक है। तो वर्टिब्रेटा में फिशेस हम लोग कवर कर लिए कि फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। इसको टिक मार्क कर देते हैं। फिशेस में क्या देखें? 2 चैम्बर्ड हार्ट। अब देखो, इसमें सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है? जिस प्रकार से हमने अभी ह्यूमन के सर्कुलेशन को डिस्कस किया था,
उसी प्रकार से अब हम लोग देखेंगे कि फिशेस में किस प्रकार का सर्कुलेशन होता है। कुछ इस प्रकार का सर्कुलेशन देखने को मिलता है फिशेस में। फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक लोअर वाला चैम्बर, एक अपर चैम्बर। अब देखो यहाँ पे हम बनाए हैं कैपिलरीज, इस जगह पे टिश्यू प्रेजेंट होता है, ऐसे आप सोच लो, ठीक है। तो इन कैपिलरीज से एक्सचेंज वाला प्रोसेस होगा और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा। इस ब्लड वेसल में क्या जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड से रिच ब्लड हम किससे शो करते हैं, ब्लू से शो करते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ ब्लड जाता है एट्रियम में। किस में जा रहा है, एट्रियम में। तो आप इसको लिख लो कि इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एट्रियम। और ये क्या है, ये है वेंट्रिकल। तो यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले पास होता है हमारा हार्ट में, और ये सेगमेंट क्या है, ये है हमारा हार्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले एट्रियम में जाएगा, उसके बाद वेंट्रिकल में जाएगा। कौन सा ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लड यहाँ पे चला गया। अब इस ब्लड को हम पास कर देते हैं एक ऑर्गन में जिसे हम गिल्स बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं। जिस प्रकार से हमारे शरीर में लंग्स प्रेजेंट था, जो ऑक्सीजन को बॉडी में ले जाता था और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से निकाल देता था, उसी प्रकार से फिशेस के शरीर में गिल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो काम हमारे शरीर में लंग्स करता है वही काम फिशेस में गिल्स करता है। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं गिल्स। तो यहाँ पे क्या बनाए हैं, गिल्स। और गिल्स का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को फिशेस के शरीर में ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को फिशेस के शरीर से बाहर निकालना। तो गिल्स के पास जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से बाहर निकाल देगा गिल्स, और इस ब्लड में ऑक्सीजन डाल देता है, ठीक है। इस ब्लड में क्या करेगा, ऑक्सीजन डाल देगा। तो इस ब्लड में ऑक्सीजन आ गया और इस ऑक्सीजन का सप्लाई बॉडी के टिश्यूज़ में हो जाता है, ठीक है। इस ऑक्सीजन का सप्लाई डायरेक्ट बॉडी के टिश्यूज़ में हो जाता है। तो इस प्रकार का सर्कुलेशन देखने को मिलता है फिशेस में। क्या बोले हम बोले कि यहाँ पे कैपिलरीज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले हार्ट में गया, हार्ट के एट्रियम में गया, एट्रियम से वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से फिर गिल्स में गया प्यूरिफिकेशन के लिए, फिर गिल्स से ब्लड आया बॉडी के टिश्यूज़ में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ए लिख देते हैं, ये बी लिख देते हैं। तो इस प्रकार से सर्कुलेशन होता है फिशेस के शरीर में। अब देखो ये सर्कुलेशन, एक सर्कुलेशन आपको दिख रहा है ना, एक सिंगल सर्कुलेशन दिख रहा है, और हमारे शरीर में हमने डबल सर्कुलेशन देखा था, एक बार ऊपर वाला सर्कुलेशन, एक नीचे वाला सर्कुलेशन। 2 सर्कुलेशन हमने अपने अंदर देखा था, लेकिन फिशेस के अंदर एक सिंगल सर्कुलेशन होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जिसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट है उसमें सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो फिशेस में अगर आपको कोई पूछे किस प्रकार का सर्कुलेशन है, तो आप बोलना सिंगल सर्कुलेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना आप इसको। इसमें सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अगर फ्लो को दिखा दे तो इस प्रकार से आप फ्लो को एरो से भी बता सकते हो। इस प्रकार से ब्लड का फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो हार्ट है, इस हार्ट को हम लोग वीनस हार्ट बोलते हैं। क्या हार्ट बोलते हैं, वीनस हार्ट लिख देते हैं यहाँ पे, वीनस हार्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमेशा हार्ट ना, क्योंकि फिशेस का हार्ट हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही पंप करेगा। आप देख सकते हो कि बॉडी से हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही यहाँ से पंप करेगा और गिल्स में पहुँचाएगा, फिर गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के टिश्यूज़ में जाएंगे। यानी कि हर बार में हार्ट के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, उसके वजह से हम हार्ट को बोलते हैं वीनस हार्ट। किसके हार्ट को, फिशेस के हार्ट को बोलते हैं। ह्यूमंस के हार्ट को मत बोलना, फिशेस के हार्ट को बोलते हैं। फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन होता है, इसमें एक एट्रियम एक वेंट्रिकल होता है, फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो यहाँ पे किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप हर एक पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है ना। दूसरा होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट। देखो 3 चैम्बर्ड हार्ट किस में देखने को मिलता है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के अंदर। तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल को छोड़ के जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, जितने भी एम्फीबियंस होते हैं, उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है, ठीक है ना। क्रोकोडाइल में 3 चैम्बर्ड हार्ट नहीं होता है। तो हमने अभी क्या कवर किया, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स भी देख लिया, ठीक है। 2 एट्रियम होता है, यानी कि जो छोटे छोटे दो ऊपर के चैम्बर्स थे वो दोनों होता है, और एक वेंट्रिकल होता है इसमें, ठीक है। सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है, देखो अब जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस में क्या आता है, फ्रॉग आता है। सब चीज़ पढ़ाएंगे, एनिमल क्लासिफिकेशन में पढ़ाएंगे। अभी ध्यान रखो कि एम्फीबियंस में क्या आता है, फ्रॉग आता है। और फ्रॉग में क्या होता है कि जो काम हमारा लंग्स कर रहा है, जो काम फिशेस में गिल्स कर रहे हैं, वो काम के लिए फ्रॉग में
लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं, स्किन भी प्रेजेंट होता है और गिल्स भी प्रेजेंट होता है। ये तीनों चीज़ से फ्रॉग रेस्पिरेशन कर सकता है, स्किन से, गिल्स से और लंग्स से। तो यहाँ पे जो ऑर्गन बनाएंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये लंग्स से भी रेस्पिरेशन कर सकता है, या गिल्स के थ्रू, या स्किन के थ्रू। गिल्स के थ्रू फ्रॉग रेस्पिरेशन तब करता है जब वो पानी के अंदर होता है और वो लार्वा स्टेज में होता है। लार्वा स्टेज में फ्रॉग गिल्स से रेस्पिरेशन करता है, क्योंकि फ्रॉग का जो लार्वा होता है वो हमेशा पानी के अंदर होता है। जो भी एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं वो जनरली गिल्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे कि फिशेस में देख लो, फिशेस में गिल्स के थ्रू हो रहा था ना ये प्रोसेस। उसी प्रकार से जो पानी के अंदर जो भी रहते हैं मैक्सिमम केस में वो गिल्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन करते हैं। और फ्रॉग का जो लार्वा होता है जिसे हम टेडपोल बोलते हैं, वो पानी के अंदर ही रहता है और पानी के अंदर रहने की वजह से वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। और अगर वो पानी से बाहर निकल जाए, यानी कि वो अडल्ट फ्रॉग जब बन जाता है, तो वो लंग्स और स्किन से रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। इसलिए हम तीनों ऑर्गन यहाँ पे दिखा दिए आपको। अब देखो इनसे क्या होगा कि इनसे ऑक्सीजन आएगा, इनसे ऑक्सीजन आएगा ना, यहाँ से जो ब्लड आएगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। वो कहाँ जाएगा? हमारे हार्ट में जाएगा, हार्ट में जाएगा। और हार्ट में इसका कितना चैम्बर है? 3 चैम्बर है ना इसका। इधर वाला एट्रियम, इधर वाला एट्रियम और इधर वाला वेंट्रिकल, और इधर वाला लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा। अब देखो बॉडी के टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम में जाएगा। और लंग्स, गिल्स और स्किन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ है? लेफ्ट एट्रियम में आया। अब देखो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। दोनों जो वेंट्रिकल्स में जाएंगे ना, तो दोनों एक ही वेंट्रिकल में जाएगा। हमारे में क्या था? अलग अलग वेंट्रिकल्स प्रेजेंट थे और ब्लड का मिक्सिंग नहीं हो रहा था। लेकिन एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में वेंट्रिकल्स में जाके ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों का मिक्सिंग हो जाता है, ठीक है। और ये वेंट्रिकल से फिर मिक्स्ड ब्लड फ्लो होता है। क्या होता है? मिक्स्ड ब्लड का फ्लो होता है। ध्यान रखना है, चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब यही मिक्स्ड ब्लड पूरे बॉडी में भी सप्लाई होगा और वापस से लंग्स, गिल्स और स्किन में भी जाएगा, समझे ना। यहाँ पे क्या होता है कि मिक्स ब्लड का फ्लो होता है। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट किस में देखने को मिलता है? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स में। क्रोकोडाइल्स को छोड़ के 2 एट्रियम, 1 वेंट्रिकल होता है। इसमें बेसिकली ऑक्सीजन को लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, लंग्स, गिल्स, स्किन, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा तुम्हारे राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम से भी वेंट्रिकल में। और यहाँ पे दोनों ब्लड मिक्स हो जाएंगे और मिक्स ब्लड को पंप किया जाएगा। तो आई होप ये सर्कुलेशन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब तीसरा टाइप का हार्ट होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर्ड हार्ट, इसके बारे में तो हम अभी पढ़े डिटेल में भैया। हमारा हार्ट भी 4 चैम्बर्ड होता है। तो हम किसके अंदर आते हैं? हम मैमल्स के अंदर आते हैं। ध्यान रखना, हम किसके अंदर आते हैं? मैमल्स के अंदर आते हैं, क्योंकि जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स देखने को मिलता है वो सारे मैमल्स कहलाते हैं। हमारे अंदर भी मेमोरी ग्लैंड्स होता है, इसलिए हम मैमल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट किस में देखने को मिलता है? सबसे पहले एग्जाम्पल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि बर्ड्स में भी देखने को मिलता है। याद रखना, पक्षियों में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है ना। तो बर्ड्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और क्रोकोडाइल में भी होता है, क्रोकोडाइल में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। हम बोले थे यहाँ पे क्रोकोडाइल में 3 चैम्बर्ड हार्ट नहीं होता, तो क्रोकोडाइल को यहाँ पे शिफ्ट कर देना, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है क्रोकोडाइल में। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि इस प्रकार के सर्कुलेशन को हम लोग इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। यहाँ पे सर्कुलेशन को हम क्या बताए थे? डबल सर्कुलेशन। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे ना कि 2 सर्कुलेशन अलग अलग हो रहा था, तो उसको हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे पहले लिख लो कि इसमें डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। और यहाँ पे वेंट्रिकल्स में जाके ब्लड मिक्स हो जाती है, इसलिए हम लोग इसको मिक्स्ड सर्कुलेशन या फिर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप नोट कर लेना कि इसमें मिक्स्ड सर्कुलेशन या फिर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, यहाँ पे डबल सर्कुलेशन और इनमें सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और 4 चैम्बर्ड हार्ट में बर्ड और मैमल्स आते हैं और इनका पूरा का पूरा फ्लो हम अभी थोड़ी देर पहले ही डिटेल में डिस्कस किए थे, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड आज का लेक्चर होता है यहीं पे समाप्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।